हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट रोमांटिक पोएट, नेचर पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आज डिस्कशन करने वाले हैं इस इम्पोर्टेंट क्लास में, वो इनकी ब्रीफ बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। की फैक्ट्स भी होगा, कुछ अननोन की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनके लिटरेरी करियर और लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और साथ ही साथ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स मींस मोस्ट ऑफ द वर्क्स इस क्लास में आज इंक्लूडेड हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो 1770 से लेकर के 1850 का जो टाइम ड्यूरेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ का टाइम ड्यूरेशन है। और चलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके साथ ही साथ आप शेयर कर दीजिए सेशन को। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे इनके बर्थ ईयर के बारे में बात करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन कुकरमाउथ, कम्बरलैंड ऑन अप्रैल 7, 1770। 1770 वो टाइम था जब विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। कुकरमाउथ प्लेस थी, कम्बरलैंड इंग्लैंड में जगह थी कम्बरलैंड, और वहां पे कुकरमाउथ जगह पे इनका बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 को। Next, we have the important fact about his personal life that is related to his study. कहाँ से इन्होंने स्टडी अपनी करी है उसके बारे में बात करते हैं। हॉक्शिट ग्रामर स्कूल इन्होंने अटेंड किया है अर्ली एज में, अर्ली स्टार्टिंग ऑफ हिज एज अ स्टूडेंट। उन्होंने हॉक्शिट ग्रामर स्कूल जो था वहाँ पे अपनी एजुकेशन ली है। इसके साथ ही साथ सेंट कॉलेज इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री ली है, जो कि आगे हायर स्टडीज की बात करें तो वो सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है। और बिफोर हिज फाइनल सेमेस्टर ही set out on a walking tour of Europe, an experience that influenced both his poetry and political sensibility. तो ये टाइम था कि जब इनका फाइनल सेमेस्टर जो ग्रेजुएशन का था वो कंप्लीट होने वाला था, उससे पहले इन्होंने एक टूर लिया था, दैट इज ऑफ द टूर ऑफ यूरोप। और यहाँ से इन्होंने जब यूरोप का टूर इन्होंने किया तो एक एक्सपीरियंस जो इनको मिला, जो कि इनकी एक इनर पर्सनालिटी एज अ नेचर पोएट और जो पोइट्री जो इनको इन्फ्लुएंस किया, इनके पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी को इन्फ्लुएंस किया, वो ये टूर था, यूरोप का टूर था, जहां से इन्हें एक तरीके की पोइट्री से रिलेटेड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक तरीके का जो इम्पैक्ट था इनकी लाइफ में, वो बहुत ही ब्राइटली इस टाइम ड्यूरेशन में पड़ा है जब ये अपने फाइनल सेमेस्टर में थे सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में। तो ये इनका स्टडी से रिलेटेड इनकी बात हुई। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, इनके फ्रेंच ट्रिप के बारे में बात करेंगे। जब ये फ्रेंच में एज ए स्टूडेंट इन्होंने ट्रिप किया था तो विलियम वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद एनेट वेलोन, अ फ्रेंच लेडी ही मेट। फ्रेंच में जब ये फ्रांस में स्टूडेंट ट्रिप पे थे, फ्रांस कंट्री में, कि ये एक फ्रेंच लेडी से मिलते हैं जिनका नेम था एनेट बोलेन, एंड इनसे इनको प्यार हो जाता है जब ये अपने स्टूडेंट ट्रिप के लिए फ्रांस गए हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है आपका कि फर्स्ट टाइम जब उन फ्रांस में वर्ड्सवर्थ की किससे मुलाकात हुई थी, किससे उनको सबसे पहले प्यार हुआ था, तो वो लेडी जो थी वो एनेट वेलोन थी, जो कि एक फ्रेंच लेडी थी। तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे इन 1802 ही मेट मैरी हचिंसन, a lifelong old friend. They were married for a long time and enjoys good life united. तो इनकी जो फाइनली शादी होती है 1802 में होती है, और इनकी वाइफ का जो नेम था दैट वाज मैरी हचिंसन, इनकी लाइफ लॉन्ग ओल्ड फ्रेंड थी। और एक हैप्पी लाइफ की अगर बात करते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ की बात करते हैं, तो वर्ड्सवर्थ ने मैरी के साथ में वो स्पेंड करी। तो 1802 वाज द टाइम जब इनकी शादी हुई थी। तो ये भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन थी वो लेडी जिनसे इनकी शादी हुई थी? मैरी हचिंसन। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव द इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट हिज लाइफ या पर्सनल लाइफ की बात करें। ही विटनेस्ड अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, दो ग्रेट रेवोल्यूशन की बात करें, क्रांति की बात करें, वर्ल्ड की जो ग्रेट रेवोल्यूशन है वो अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन है। और उस टाइम ड्यूरेशन में जब विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था तो इन्होंने विटनेस किया हुआ, ये गवाह है इन दो रेवोल्यूशन के, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के, जो कि अपने इनको जो हुआ था इन्फेंसी से लेकर के अर्ली एडल्टहुड में, इन दो रेवोल्यूशन का जो टाइम था, उसके बाद का जो टाइम था, उसको वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है अपनी बचपन से ही। और बिना किसी डाउट के अगर हम बात करते हैं तो कोई भी एक ग्रेट इंसिडेंट अगर होता है किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे, तो उसका इम्पैक्ट उस टाइम की सोसाइटी पे पड़ता है। एंड दैट सो हैपेंड विद दी वर्ड्सवर्थ के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, उनकी थिंकिंग को इम्पैक्ट किया इस रेवोल्यूशन ने,
अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें या फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, और फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बहुत क्लोज था जब ये अपने एडल्टहुड में थे, और इसका इम्पैक्ट आप इनकी पोइट्री में देखोगे किस तरीके से बात की सिचुएशन को कि आफ्टर रेवोल्यूशन क्या लाइफ था, क्या सिनेरियो था सोसाइटी का, वो वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में इंक्लूड करा हुआ है। एंड स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बहुत ही वाइडली बात करी हुई है, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लोर करा हुआ है अपनी पोइट्री में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन थे जो उनकी लाइफ पे, उनकी थिंकिंग पे एक तरीके से इम्पैक्ट डाला है। आगे है, in 1793, he released an evening walk and descriptive sketches, a poetry collection that boosted his career. ये टाइम था, जब अगर हम बात करते हैं तो अर्ली स्टार्टिंग की बात करते हैं इनके लिटरेरी करियर की एज अ पोएट, तो ये दो वर्क थे, एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। बहुत ज़्यादा ये फेमस वर्क नहीं है, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के करियर को एक तरीके से बूस्ट किया है। और अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद जो लिरिकल बैलेड इन्होंने पब्लिश करा है, उससे इनका करियर स्टार्ट होता है एक ट्रूली, अगर हम बात करते हैं। बट ये 1793 के दो इंपॉर्टेंट वर्क थे। तो यहाँ से आप देखोगे कि किस तरीके से एज अ पोएट इनकी पर्सनैलिटी जो थी वो रिफ्लेक्ट होती है इन पोइट्री में, कलेक्शन ऑफ पोइट्री में। दैट इज एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अभी जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करूंगी तो वहां हम डिस्कस करेंगे इन इंपॉर्टेंट वर्क्स को। इसके बाद का जो इंसिडेंट होता है इनकी लाइफ में, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको जरूर आप नोट डाउन करिएगा। इन 1795 ही मेट ऑथर सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द रोमांटिक एरा, एस.टी. कॉलरिज के नेम से फेमस है। 1795 में इनकी मुलाकात होती है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट ईयर है। सून आफ्टर मीटिंग हिम, मतलब 1795 में इनकी मुलाकात हुई थी एस.टी. कॉलरिज से। इसके बाद ही इन्होंने क्या वर्क लिखा है, स्टार्ट किया लिखना, दैट इज नोन एज दी लिरिकल बैलेड्स। रोमांटिक मोमेंट का, अर्ली इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट का एक इंपॉर्टेंट वर्क जिससे इंग्लिश रोमांटिक एरा का स्टार्टिंग होता है। 1798 में ये वर्क पब्लिश हुआ है, और ये किसका कोलैबोरेशन वर्क था, किसका टीम वर्क था, ये टीम वर्क था एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, ठीक है, एंड डब्ल्यू। ये दो इंपॉर्टेंट राइटर का टीम वर्क था लिरिकल बैलेड्स, जिसमें ओवरऑल 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 डब्ल्यू ने कंट्रीब्यूट किया था, वर्ड्सवर्थ ने कंट्रीब्यूट किया था 19 पोएम्स का, और 4 पोएम्स जो थी वो एस.टी. कॉलरिज ने कंट्रीब्यूट किया था। स्टार्टिंग किसके पोएम से होती है, स्टार्टिंग कॉलरिज के पोएम से होती है, एंड किससे होता है लिरिकल बैलेड का, 23rd पोएम की अगर बात करें दैट इज रोमांटिक, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री होती है वो। तो इस तरीके से 1795 में ये दोनों की मुलाकात हुई थी। ये दोनों लेग पोएट्स के नेम से भी जाने जाते हैं। साउदी के साथ साथ इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट ऑथर अलग से थे, दैट इज रॉबर्ट साउदी। एस.टी. कॉलरिज एंड डब्ल्यू, दीज आर नोन एज द लेग पोएट्स। तो ये था इंपॉर्टेंट इवेंट इनकी एक लाइफ का, जो कि रोमांटिक एरा में, और लिरिकल बैलेड इनको एक इमॉर्टल पोएट रोमांटिक एरा का वो यहाँ पे कमेंट्स करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ प्लूरेसी ऑन 23rd अप्रैल 1850 एट हिज रेजिडेंस एट रेडॉल माउंट, वेस्ट मॉडलैंड, इंग्लैंड में इनका डेथ हुआ था। ये इनको डिसीज हुआ था प्लूरेसी, 23rd अप्रैल 1850 का टाइम था जब इन्होंने अपने रेजिडेंस पे अपना आखिरी सांस ली थी। वो 1850 का टाइम ड्यूरेशन था, अप्रैल का मंथ था, और रेडॉल माउंट वेस्टर्न मॉडलैंड, इंग्लैंड जगह पे इनका घर था। ही वॉज बरीज इन ग्रेसमेयर्स सेंट और ऑसवर्ल्ड चर्च। ग्रेसमेयर के सेंट ऑसवर्ल्ड के चर्च में इनको बरी किया गया था 23rd अप्रैल 1850 में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि हिज वाइफ मैरी हसिंचन रिलीज द प्रिलूड जो इनका इंपॉर्टेंट एक मैग्नम ओपस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, उसको, जिसको हम पोएम टू कॉलरिज के नेम से भी जानते हैं। इनके बाद, इनकी डेथ के बाद में इनकी वाइफ मैरी हसिंचन ने इसको रिलीज किया था, मीन्स पब्लिश करा हुआ था, जिसको प्रिलूड नेम दिया गया, जिसको हम जानते हैं पोएम टू कॉलरिज के नेम से। मतलब पहले इसको पोएम टू कॉलरिज बोला जाता था, क्योंकि कॉलरिज को डेडिकेट करते हुए ये लिखा था वर्क, जिसको हम बाद में प्रिलूड बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये इसका सब टाइटल है, या एक अलग टाइटल की बात करते हैं तो सब टाइटल द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड है। प्रिलूड 1850 का वर्क है,
पब्लिश जो हुआ है 1850 में, बाकी 1805 में ये कंप्लीट हो गया था। वर्ड्सवर्थ ने इसको कंप्लीट कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ के बाद में इनकी वाइफ के थ्रू पब्लिश कराया गया, जो जिनका नेम था मैरी हशिंगटन। नेक्स्ट वन वी हैव द इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट हिज लिटरेरी करियर एज अ पर्सनालिटी पोएट। उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में बात करते हैं, और उसका उनको जो रिवॉर्ड मिला है, ही वॉज द ओनली फर्स्ट पोएट लॉरिएट टू कंपोज नो ऑफिशियल वर्सेस विच ही डिड इन 1843। 1843 में इन्होंने पोएट लॉरिएटशिप जो था, इनको एक मेंबरशिप या पोएट लॉरिएटशिप इनको घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो मोनार्की थी उनके थ्रू। और ये ऐसे पोएट लॉरिएट थे जिन्होंने कोई भी ऑफिशियल जो वर्सेस होते हैं, जो ऑफिशियल पोएम होती है, जो इंग्लिश मोनार्की की प्रेज में लिखी जाती है, वो ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं लिखा था। ये इवन इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे, बट इनको इसी शर्त पे दिया गया कि आप को बाउंड नहीं हो कि आपको कोई पोएट्री लिखनी पड़ेगी प्रेज में इंग्लिश मोनार्की के। तो ये ऐसे पोएट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ अगर बात करते हैं तो 1843 में, मींस बहुत अपने लाइफ के एंड में इन्होंने ये लॉरिएटशिप जो थी ये एक्सेप्ट करी थी, पोएट लॉरिएटशिप। 1843 से 1850 मींस टिल हिज डेथ ही वाज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, एंड ही कंपोज्ड नो पोएम्स फॉर द इन प्रेज ऑफ द नो ऑफिशियल वर्सेस कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन प्रेज ऑफ इंग्लिश मोनार्की। क्योंकि पोएट लॉरिएट वो होता था जो इंग्लिश मोनार्की, जो इंग्लिश राज्य था या इंग्लिश जो साम्राज्य था, उसके प्रेज में पोएम लिखनी पड़ती थी। उनके जो एक सिस्टम था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम या उनकी जो रूलिंग सिस्टम था, उसको प्रेज करते हुए या किंग क्वीन को प्रेज करते हुए पोएम्स लिखना एक कंपलसरी था फॉर द पोएट लॉरिएट जो हुआ करते थे, जिनको ये अवार्ड या फेलोशिप दी जाती थी। बट वर्ड्सवर्थ के साथ ऐसा नहीं था, और वो ऐसे पोएट थे जिन्होंने कोई भी पोएम ऐसे नहीं लिखी हुई है। तो ये कुछ हमने फैक्ट बात की इनके लाइफ से रिलेटेड। अब चलिए बात करते हैं इनका इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क। सबसे पहले जो बात करेंगे, ये इस वर्क के बारे में बात करेंगे, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये पोएम ऐसी थी जो कि 1802 में पब्लिश हुई है। ये ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड को रिफ्लेक्ट करते हुए अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में इसको दिखाया गया है कि मॉर्निंग सनलाइट के बारे में बात की है, पूरे डे के बारे में बात की है, और बताया है कि मॉर्निंग में चीजें कितनी कंपोज काम होती हैं, बिल्कुल किसी भी तरीके का यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता है, और एक ग्लोरी होती है इस चीज में। और इसके साथ ही साथ इन्होंने अर्ली मॉर्निंग पीसफुल जो नेस है सराउंडिंग की, उसके बारे में बात की है। बट वाइल रेस्टिंग ऑन द वेस्टमिंस्टर एबे, जब ये इस जगह पे ब्रिज पे रहते हैं, रेस्ट करते हैं, मीन्स थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं इस जगह पे, तो ये क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस लेटर रूइन द डे ड्यूरिंग द डे। मीन्स वो ब्यूटी जो होती है वो डे की, जो मॉर्निंग में ये कुछ अलग फील करते हैं, एक पीसफुल मॉर्निंग फील करते हैं, सराउंडिंग एक काम कंपोज सराउंडिंग फील करते हैं। बट वो जब दिन ढलता जाता है तो उनको क्या, एक इंडस्ट्रियल जो ऑपरेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उस दिन को नष्ट कर देते हैं, उस पीसफुल को वैनिश कर देते हैं। तो ये इन्होंने अपने इस पोयम में कंपोज करा हुआ है, 1802 में ये पब्लिश हुआ था। आगे जल्दी से बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की, जो हमने बात की 1793 में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एन इवनिंग वॉक, ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट पब्लिश करा था। आगे अगले है हमारा इंपॉर्टेंट जो वर्क है जो कि लिरिकल बैलेड है 1798 का। लिरिकल बैलेड्स विद फ्यू अदर पोएम्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, फर्स्ट पब्लिश इन 1798, एंड जनरली जो इसको बोला जाता है, ये बिगिनिंग बोला जाता है रोमांटिक मोमेंट का लिटरेचर में। तो 1798 से ही हम रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, with the publication of this work that is lyrical ballads. Okay, अगला है हमारे सामने जो important poem है इनकी, lines written above Tintern Abbey। 1798 में भी ये लिखा गया है। द टाइटल इसका बहुत एक थोड़ा लेंदी टाइटल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। ये पूरा टाइटल है इसका, बट हम इसको टिंटन एबे के नेम से भी जानते हैं। is called simply Tintern Abbey। tightly structured डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है। वर्ड्स पैराग्राफ है, ये स्टैंजा के फॉर्म में ना होकर के ये पैराग्राफ के फॉर्म में ये पोएम है, और टोटल इसमें 159 लाइंस जो है वर्ड्सवर्थ ने इसमें लिखी है, कंपोज की है। तो ये नोट डाउन करते चलो आप साथ ही साथ। इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट वर्क की बात करते हैं, एक्सकर्सन की बात करते हैं, 1814 का ये वर्क है।
एक्सकर्सन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्लॉस, ये रेक्लॉस जो इनका एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही लॉन्ग पोएम होने वाली थी, वर्ड्सवर्थ की जो लिखने वाले थे, रेक्लॉस उसके पार्ट लिखने वाले थे, प्रिलूड एंड एक्सकर्सन और एक और, तो इसमें से सिर्फ थर्ड जो था, रेक्लॉस जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, और एक्सकर्सन उसका एक पार्ट था, बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्लॉस, अ पोएम, लॉन्ग पोएम बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, फर्स्ट पब्लिश इन 1840, द पोएम इज अरेंज्ड इनटू 9 बुक्स, जो एक्सकर्सन बुक पोएम थी 9 बुक्स में पब्लिश हुई है, अरेंज हुई है, and this poem has a characters, the poet, the wanderers and the solitary and the pastor, ये characters हैं इस poem के, जिसमें the poet, the wanderers, the solitary and the pastors included हैं, जो 9 बुक्स में ये पोएम पूरी तरीके से डिवाइडेड है। इसके आगे हम जो पोएम की बात करेंगे दैट इज प्रिलूड और द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, जो हमने अभी बात की, इसका सब टाइटल है, 1850 में ये पब्लिश हुआ है बाय द मैरी हशिंचन, जिसके बारे में भी हमने बात की। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लैंक वर्ड्स में पोएम लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है, और ये क्या बताता है, स्टोरी ऑफ अ इनर लाइफ फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड अप टू 1798, 1798 तक का इनकी अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज द इनर लाइफ ऑफ द वर्ड्सवर्थ, दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस पोएम प्रिलूड, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। एंड दिस पोएम इज एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क, बहुत ही पर्सनल वर्क है, इसमें ये हमारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सी डिटेल्स इनकी पर्सनल लाइफ से, इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे बहुत ही माइन्यूटली आप इनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में सब कुछ आप इस प्रिलूड वर्क में देखोगे, जो कि यहाँ पे 14 बुक्स में डिवाइडेड है ये बुक, ये पोएम, और ईच एंड एवरी बुक विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बात की है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ के पर्सनल लाइफ या उनकी बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, अप टू 1798 का तक का जो टाइम ड्यूरेशन था वो इस वर्क को पढ़ के हम समझ सकते हैं। आगे है द रेक्लॉस, जो हमने बात की अभी, 1888 में ये लिखा है। It is stated that the poem was designed to be introductory to the Recluse, and the Recluse, it is if completed it would have 3 parts. अगर Recluse complete होता तो इसमें 3 parts होते। The second part excursion and the third part was only planned. तो इसमें क्या था, सेकंड पार्ट ही इसका कंप्लीट हो पाया था, थर्ड पार्ट इस नहीं कंप्लीट हो पाया, इसको सिर्फ प्लानिंग ही की गई थी। तो रेक्लॉस इनका एक मैग्नम ओपस या एक लॉन्ग पोएम होने वाली थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दिस इज अ सोनेट, वर्ड्सवर्थ ने सोनेट भी लिखी हुई है बाय इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेस द वर्ल्ड इन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर बीइंग absorbed in materialism and distancing itself from nature। तो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था इसको क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम में द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। इन्होंने क्या किया कि अब वर्ल्ड जो है पूरा मेटेरियलाइज हो गया है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पीछे, या मटेरियल जो एक पीस है, मटेरियल जो एक लग्जरी है उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, नेचर को कहीं ज्यादा कहीं और दूर होता चला जा रहा है कॉमन पीपल से। दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, एंड इज द first poem published in 2 volumes in 1807। नेक्स्ट वन वी हैव द आई वॉन्डर्ड लोनली एज क्लाउड, जिसको हम डैफोडिल्स के नेम से जानते हैं, ये इसका सब टाइटल है। बेसिकली डैफोडिल्स ही बोला जाता है, बट आई वॉन्डर्ड लोनली एज क्लाउड ये पोएम का नेम था। लिरिक पोएम है, वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा हुआ है, 1807 में पब्लिश हुआ है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ये कलेक्शन में आई वॉन्डर्ड लोनली एज क्लाउड वर्क पब्लिश किया है वर्ड्सवर्थ ने। आगे हम बात करेंगे स्वीट ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इज अ 3 स्टैंजा पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, 1798 when he was 28 years old ये पोएम उन्होंने लिखी है। द वर्स वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1800 लिरिकल बैलेंस में, ये सेकंड जो इसका वॉल्यूम था लिरिकल बैलेट्स का, इसमें ये फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ है, द सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। नेक्स्ट वन वी हैव द थॉर्न, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, नोट डाउन करते चलो आप सभी। 1798 में ये लिखा गया है, इंस्पिरेशन फॉर सेटिंग of the poem a mountain came from his own experience of seeing hawthorn tree and Quantock Hill in Somersetshire में उन्होंने ये hawthorn tree and Quantock Hill में उन्होंने देखा है समरसेटशायर में, तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने थॉर्न में बात की है। और इसके साथ ही साथ ये लिरिकल बैलेट के फर्स्ट
वॉल्यूम में पब्लिश हुई है, मीन्स 1798 में इस पोएम को लिरिकल बैलेड वॉल्यूम में पब्लिश करा गया था। आगे हम बात करते हैं द सोलिटरी रीपर। दिस इज ऑल्सो अ लिरिक वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। बेस्ट नोन वर्क्स एंड द पोएम इंस्पायर्ड बाय हिम and his sister Dorothy stay at village Strathair and the parish of Barquidern in the Scotland in the September 1803। तो सोलिटरी रीपर जो वर्क है लिरिकल पोएम है, और ये पोएम जो है वर्ड्सवर्थ और इनकी सिस्टर जो थी डोरिथी वर्ड्सवर्थ, इनसे इंस्पायर्ड है। ये पोएम इसमें लिखा गया है जब वो रहा करते थे किसी विलेज में, उसके बारे में इस पोएम में बात की है उन्होंने। आगे है वी आर सेवन, अनदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। दिस इज अ पहले जो ये पब्लिश हुआ है, ये लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या पोइट्री डिस्कस करती है? दिस इज अ डिस्कशन बिटवीन अडल्ट पोएटिक स्पीकर एंड लिटिल कॉटेज गर्ल अबाउट द नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु ड्वेल विद हर। जो उसके साथ रहते हैं, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, उनके बारे में बात की है वी आर सेवन। और ये डिस्कशन जो है, जो पोएटिक स्पीकर है और एक लिटिल कॉटेज गर्ल के बारे में बात की है, जो अपने ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में बात करती है, जिसके साथ वो रहती है। तो ये पोएम एक लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई पोएम है। लूसी पोएम्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पोएम्स है लूसी पोएम्स। जो इसमें हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 5 शॉर्ट्स पोएम्स हैं लूसी पोएम्स में, और ये अकम्प्लिश यूनिक कंपैशन एंड एलिगेंट क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है वर्ड्सवर्थ का। लूसी डिटेल्स ऑफ ओरिजिन आइडेंटिटी रिमेन अनरिवील्ड। इनका डिटेल और ओरिजिन जो होती है, आइडेंटिटी होती है, अनरिवील्ड होती है। इसमें 5 शॉर्ट्स पोएम्स के बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है, और ये जर्मनी में इस पोएम को लिखा हुआ है। ये पोएम जो है एक कंपैशन एलिगेंट लूसी जो ग्रे होती है उसके बारे में बात की गई है इस पोएम में। उसकी लाइफ की जर्नी को थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है लूसी पोएम्स में से, जो अलग अलग पोएम के माध्यम से वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लोर किया हुआ है। एंड ऑल्सो वी हैव द नेक्स्ट वन, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, 1807 का ये वर्क है। दिस इज एन ओड, इसका फुल टाइटल जो है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। This is a poem of Wordsworth completed in 1804 and published in 2 volumes 1807। 2 volumes जो poems हैं उसके collection में 1807 में ये publish हुआ है। ये ओड के फॉर्म में 1807 पब्लिश हुआ है, और ये इरेगुलर पिंडारिक ओड में लिखी गई पोएम है, जो कि 11 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स आप जो देखोगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जो कि इन्होंने लिखा है अपनी लाइफ में, जो भी पोएम्स लिखी हैं, जो भी वर्क्स लिखे हैं, उसके बारे में हमने बात की है। आगे है हमारा माइकल। इट इज अ ब्यूटीफुल पोएट्री ऑफ द सैडनेस ऑफ एल्डरली शेफर्ड्स। एक पेस्टोरल पोएम है ये। शैटर्ड ड्रीम्स, उनके शैटर्ड ड्रीम्स के बारे में जो पोएट है माइकल, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इट इज रिटन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अनकॉम्प्लिकेटेड टोन फुल ऑफ सैडनेस एंड ट्रूथफुलनेस के बारे में इस पोएम में बात की गई है। तो बेसिकली आप जो लैंग्वेजेस देखोगे वर्ड्सवर्थ का, एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए अपनी पोएट्री को लिखा है, सो दैट कॉमन पीपल भी इसको पढ़े तो उस चीज को समझ सके कि उस टाइम क्या था सिनेरियो, नेचर कैसे है और नेचर एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में वर्ड्सवर्थ ने बात की है अपनी पोएट्री में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इसके साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था उसके बारे में भी अपनी पोएट्री में बात करी है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में इम्पोर्टेंट एक तरीके से थोड़ा सा थिन ओवरलाइन मैंने सभी पोएम्स को दिया है, ओवरव्यू किया है कि आप पोएम को समझ सको कि पोएम में क्या सब्जेक्ट मैटर है और किस बारे में बात की है वर्ड्सवर्थ ने। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। प्लीज एक बार रिवर्स करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जो बायोग्राफी है, की फैक्ट्स है जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, उसको आप वॉच आउट कर लीजिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या तो नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि नोट डाउन कर लोगे तो आप कभी भी उसको देखते हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास वो नोट्स के वे में, नोट्स के फॉर्म में वो पड़ा रहेगा, तो आप कभी भी उसको स्टडी कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो। एंड चलिए फिर से नेक्स्ट किसी पोएट के बारे में अपनी सेशन में बात करेंगे अपने इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब में। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल for the most important videos related to English literature. Thank you very much everyone for watching this.